नमस्कार दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी 11th क्लास की किताब का। यहाँ पे बात किसके बारे में करेंगे? फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल। देखिए, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल के बारे में यहाँ पे हमने और बात की, कुछ और बातें बताई गई इस चैप्टर में, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल होता क्या, ये तो हमने पिछले वीडियो में समझा, लेकिन इस फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किस हिसाब से लिए जाते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्या बताया जा रहा है? Decisions regarding investment in physical capital is taken on the basis of one's knowledge in this regard. फिजिकल कैपिटल को बनाने के लिए कितना पैसा खर्च करना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा, ये पैसा कितना खर्च होगा, ये इस बात पे डिसीजन लिया जाएगा कि भाई किसी पर्टिकुलर पर्सन को उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कितना आइडिया है, कितना पैसों का पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिजिकल कैपिटल में मान लीजिए किसी साइकिल बनाने की फैक्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपने मार्केट का सर्वे किया होगा, कहीं ना कहीं आपके पता होगा कि साइकिल्स को बनाने के लिए किस तरीके की मशीनरी चाहिए, कहाँ से आदमी हायर करना है, आदमी को हायर करने के बाद उन पे ऊपर कितना पैसा खत्म करना पड़ेगा, कितना टैक्स आएगा, कितना यहाँ से लोन, वहां से लोन, और फाइनली कितना प्रॉफिट बचेगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन को जानने के बाद ही आप धंधा या बिजनेस शुरू करते हो, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो। एज सिंपल एज दैट। तो भाई एक एंटरप्रेन्योर को नॉलेज होती है रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न टू अ रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसके हिसाब से वो रैशनली डिसाइड करता है कि क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। द ओनरशिप ऑफ फिजिकल कैपिटल इज द आउटकम ऑफ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द ओनर। तो भैया जो भी फिजिकल कैपिटल आपके पास बन रहा है, आपके पास ओनरशिप आ रही है, ये आपका एक कॉन्शियस डिसीजन, आपने प्रॉपर सोच समझ के उस डिसीजन को लिया है। तो बेसिकली एक इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है। फिर आगे क्या बात की जा रही है? अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन takes place in one's life when she is unable to decide whether it would maximize his her earnings। मतलब भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सब्सटेंशियल पार्ट, मतलब आप अपने कैपिटल फॉर्मेशन में कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, मतलब आप अपनी स्कूल एजुकेशन में किस प्रकार से पैसा इन्वेस्ट करोगे, आप हेल्थ केयर फैसिलिटी में किस प्रकार से पैसा इन्वेस्ट करोगे, और कहीं ना कहीं बच्चों के बिहाफ पे ये फैसले पेरेंट्स लेती है और कहीं ना कहीं सोसाइटी लेती है। तो बेसिकली ये सब खर्चे इस बात को सोच के किए जाते हैं कि इनके प्रोबेबल रिटर्न्स आगे आने वाले समय में क्या हो सकते हैं। फिर भाई द पीयर्स, एजुकेटर्स एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस द डिसीजन रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इवन एट द टर्शियरी लेवल, दैट इज एट द कॉलेज लेवल। मतलब कॉलेज के लेवल की क्या पढ़ाई करनी है, आपको पीएचडी करनी है नहीं करनी है, या जो नौकरी मिल गई उस नौकरी को करते रहो, कोई जरूरत नहीं है आगे पीएचडी करने की, एक नौकरी मिल तो रही है। एक पर्सन जो नौकरी कर रहा है वो छोड़ के कुछ और बड़ा करना चाहता है, उसके लिए कुछ और अलग से एजुकेशन चाहिए, तो घर वालों पे बहुत हद तक डिपेंड करेगा, सोसाइटी बहुत हद तक डिपेंड करेगा। सोसाइटी में लोग बोलेंगे कि अरे भाई है तो ये नौकरी करो इसको, कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई पढ़ के वो कर लो और बड़े बन जाओगे। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना होगा, चाहे वो प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, सेकेंडरी लेवल की बात हो रही है, चाहे टर्शियरी लेवल की बात हो रही है, तो चाहे स्कूल एजुकेशन हो, चाहे कॉलेज एजुकेशन हो, चाहे हायर स्टडीज का एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस में कुछ काम करना हो जहां पे आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत हो, तो ऐसे केसेस में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक इंडिविजुअल की चॉइस पे, उसके पेरेंट्स की चॉइस पे और सोसाइटी की चॉइस पे, पीयर्स, एजुकेटर्स, इन सब पे बहुत हद तक डिपेंड करेगा। ठीक है भाई। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप हायर लेवल पे पहुंच जाते हो, कॉलेज लेवल पे पहुंच जाते हो मान लीजिए, तो कॉलेज लेवल पे कैपिटल फॉर्मेशन आप तब कर सकते हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जब आपके पास बेसिक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रखा हो। तो स्कूल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट कब करोगे? जब ग्रेजुएट डिग्री होगी। ग्रेजुएशन कब करोगे? जब कम से कम 12वीं क्लास तक पढ़ाई की हो। तो बेसिक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी है। अगर तुमने स्कूल ही नहीं किया तो ग्रेजुएशन कहां से करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कहां से करोगे? समझ गए आप बात को? तो बेसिकली टर्शरी लेवल पे अगर ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होना है तो स्कूल लेवल पे ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका हो। तो आप कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज पार्टली अ सोशल प्रोसेस एंड पार्टली अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द पोजेसर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, सोशल प्रोसेस तो है क्योंकि सोसाइटी डिसाइड कर रही है कि कैसे क्या होना है, और एक कॉन्शियस प्रोसेस भी है कि भाई जो ह्यूमन कैपिटल पोजेस करता है वो किस हद तक आगे बढ़ना चाहता है, उसके घर वाले उसको किस हद तक आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में एक और फर्क है। जो फिजिकल कैपिटल का ओनर होता है, उस फिजिकल कैपिटल को डिप्लॉय करने के लिए उस ओनर का वहां पे होना जरूरी नहीं है। आपके पास ओला पे आपने एक गाड़ी खरीदी और उसको रेंट पे उठा दिया। बेसिकली आपने एक ड्राइवर हायर किया, ड्राइवर को बोला भाई तुमको 35,000 रुपए महीने के दूंगा, तुम गाड़ी चलाओ, पूरी कमाई मेरे को दो, तुमको 35,000 रुपए मिलेंगे। तो वो ओला जो आपने गाड़ी खरीदी है अपने नाम पे बैंक से लोन लेके, वो क्या है? वो आपका फिजिकल कैपिटल है। उस गाड़ी को चलवाने के लिए आपका वहां होना जरूरी नहीं है। सिमिलरली किसी के पास बस है,
उस बस को चलाने के लिए आपका होना जरूरी नहीं, आप उस बस के मालिक को ड्राइवर हायर करो वो चलाएगा। लेकिन जिस बस ड्राइवर को आपने हायर किया है उसको बस चलानी आती है, तो वो उस बस ड्राइवर का फिजिकल स्किल है, फिजिकल कैपिटल है। तो बस ड्राइवर की जो नॉलेज है और जो उसकी एबिलिटी है टू ड्राइव द बस, उस बस ड्राइवर का उस पर्टिकुलर बस के साथ चलना जरूरी है, तभी उसका ह्यूमन कैपिटल वहां पे डिप्लॉय हो पाएगा। मतलब फिजिकल कैपिटल से आप अलग होकर फिजिकल कैपिटल को डिप्लॉय कर सकते हो, बट ह्यूमन कैपिटल से अलग होकर आप ह्यूमन कैपिटल को डिप्लॉय नहीं कर सकते हो। समझ गया बात को? अब फॉर एग्जाम्पल मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे दिमाग से बन रही है। अगर मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा तो वीडियोस बननी बंद हो जाएंगी, ये मेरा ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी और पर्सन से बोलता हूँ कि यार चलो आप बच्चों के लिए कुछ वीडियोस बना दो, तो वो उसका ह्यूमन कैपिटल है, लेकिन वो मेरा फिजिकल कैपिटल नहीं है। ये अलग बात है कि कल की डेट में मान लो मैंने कोई मेडिकल स्टोर खोल दिया, तो वो मेडिकल स्टोर मेरा फिजिकल कैपिटल हो जाएगा, वहां पे मैं लोगों को हायर करके बोलूंगा कि चलो काम करो। समझ गए बात को? तो ये फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच का फर्क है, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल क्या समझ में आया? दिस इज बेसिकली टेंजिबल, वो चीज जो आपको नजर आ रही, वो चीज जो आराम से मार्केट में बेची जा सके, आप हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ह्यूमन कैपिटल इज टेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब ह्यूमन कैपिटल तो भाई आपके दिमाग में है, आपकी बॉडी में है, इसको मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। हाँ, इस ह्यूमन कैपिटल के बेसिस पे सर्विसेज बेची जा सकती हैं। तो कल की डेट में मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूं, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलेगी वो फला फला पैसे देंगे, मैं ज्वाइन कर लूं, तो ये क्या हुआ कि मैंने अपनी ह्यूमन कैपिटल को बेचा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कहीं और। तो ह्यूमन कैपिटल की सर्विसेज को बेचा जा सकता है, कभी भी ह्यूमन कैपिटल को बेचा नहीं जा सकता। तो मैं आप अपना दिमाग किसी को नहीं बेच सकते। हाँ, अपने दिमाग के थ्रू हम काम करके कुछ करके पैसा कमा सकते हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड करना हो गया। दैट इज एक्चुअली नॉट सेलिंग योर ह्यूमन कैपिटल, यू आर सेलिंग द सर्विसेज ऑफ योर ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल आपके अंदर है, आपके दिमाग में है, आपकी बॉडी में है, जिसको आपकी बॉडी से अलग नहीं किया जा सकता। तो ह्यूमन कैपिटल मार्केट में नहीं बिकता है, केवल सर्विसेज जो कि ह्यूमन कैपिटल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो मार्केट में बिकता है, ठीक है भाई। तो ह्यूमन कैपिटल को अगर ग्राउंड लेवल पे डिप्लॉय करना है तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पे ओनर का होना नेसेसरी है, लेकिन फिजिकल कैपिटल को ग्राउंड पे डिप्लॉय करने के लिए ओनर होना जरूरी नहीं है। तो बसें आपकी किराए पे चलती रहेंगी, कोई टेंशन नहीं है, आपके पास पैसा आता रहेगा, आपको बस के पास रहने की जरूरत नहीं है। फिर ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में मोबिलिटी अक्रॉस स्पेस में भी डिफरेंस है। अगर आप बात करो फिजिकल कैपिटल की, तो ये कंप्लीटली मोबाइल है बिटवीन कंट्रीज, ठीक है ना। तो दो कंट्रीज के बीच में फिजिकल कैपिटल ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो मान लीजिए आप टाटा मोटर्स के मालिक हो और आप बहुत सारी कारें बना रहे हो और कारें बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो फिजिकल कैपिटल आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, आप उसके ओनर हो, आपको पैसा मिल रहा है। ये अलग बात है कि कोई दूसरी कंट्री आपके इंपोर्ट पे बैन लगा दे तो भले ही आप ट्रांसफर ना कर पाओ, जिसको आप बोलते हो आर्टिफिशियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। बट कोई भी आर्टिफिशियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो जो भी आपका फिजिकल कैपिटल है वो कहीं पे आप और बेच सकते हो, चाहे देश के अंदर बेचो चाहे देश के बाहर बेचो, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन भाई इंपोर्ट्स के थ्रू भी हो सकता है। तो अगर आपको किसी सामान की जरूरत है, किसी टेंजिबल सामान की जरूरत है, तो मान लीजिए कि आपको लैपटॉप चाहिए, तो लैपटॉप को आपने इंपोर्ट किया, कहां से इंपोर्ट किया? बाहर के देशों से इंपोर्ट किया। अब देश में भी लैपटॉप बन रहा है, बट आप इस लैपटॉप को यानी और भी किसी काम की चीज को, जो कि जैसे प्रेस हो गई घर में, सोने वाला बेड हो गया, सोफा हो गया, टीवी हो गया, इस प्रकार की चीजों, चेयर की तरीके की चीजों को आप मंगवा सकते हो, चाहे देश के अंदर से खरीद लो चाहे बाहर से इंडिया में इंपोर्ट कर लो। तो फिजिकल कैपिटल को इंपोर्ट भी किया जा सकता है। ह्यूमन कैपिटल की बात की जाए तो ह्यूमन कैपिटल का जो मूवमेंट होता है ना, वो इतना मोबाइल नहीं होता है। तो आप सोचो कि आज मेरा मन बन जाए कि भाई मैं इंडिया से बोर हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया के किसी स्कूल में जाके मैथ्स पढ़ाना चाहता हूं, तो क्या मैं पढ़ा सकता हूं? नहीं पढ़ा सकता हूं। मेरे को कितनी भी मैथ्स आती है उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है, अलग कल्चर है, अलग सिस्टम है उनका, अलग एजुकेशनल डिग्रीज है, और यहाँ पे सब हिसाब अलग है। तो मैं वहां जाके कुछ भी काम नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर सेपरेटेड बाई नेशनैलिटी एंड कल्चर। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन कैपिटल का मूवमेंट होता है उसके सामने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है भाई। लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मेशन, सरकारें जो पॉलिसीज बनाती हैं उसके थ्रू सरकारें ह्यूमन कैपिटल को चेंज करने की कोशिश करती हैं, बढ़ाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी एंड आवर इकोनॉमी। और इसके लिए स्टेट, इंडिविजुअल्स यानी सरकार और खुद इंडिविजुअल्स ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करते ही करते हैं। समय के साथ दोनों प्रकार के कैपिटल डेप्रिशिएट करते हैं, बट नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन अलग होता है। एक मशीन है, मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है, तो आज मान लीजिए मेरे पास एसुस का एक कंप्यूटर है। अब एसुस के कंप्यूटर से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लैपटॉप में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद तो कभी ना कभी लैपटॉप खराब होगा। अब जिस स्पीड से मैं लैपटॉप को इस्तेमाल करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, लैपटॉप 1.5 से 2 साल में टाइम बोल जाएगा। मान लीजिए कोई कम काम करता है तो हो सकता है 5 साल चलेगा, बट डेप्रिशिएशन हो रहा है, जैसा जैसे मैं लैपटॉप को इस्तेमाल कर रहा हूँ वो लैपटॉप खराब हो रहा है, कभी ना कभी वो खराब हो जाएगा। तो ये तो हो गया फिजिकल कैपिटल का डेप्रिसिएशन।
ह्यूमन कैपिटल का डेप्रिसिएशन अलग प्रकार से होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आपकी दिमाग की सोचने की क्षमता, बहुत लंबे समय तक काम करने की क्षमता कम होती जाएगी। तो आज की डेट में हो सकता है कि मैं रात को 4-4 बजे तक उठ के वीडियोस बना पा रहा हूँ, हो सकता है 5 to 6 ईयर डाउन द लाइन मैं ना बना पाऊँ, मेरा शरीर बोले, तबीयत खराब होने लगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है डेप्रिसिएशन इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के डेप्रिसिएशन को कम किया जा सकता है आप अगर अपनी एजुकेशन और हेल्थ में अच्छा इन्वेस्ट करते हो। अगर लगातार आदमी पढ़ पढ़ के अपनी नॉलेज को बढ़ाता रहे तो वो अपने ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाता रहेगा। अगर हेल्थ में अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करके अपना फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान देके इंसान अपनी हेल्थ को अच्छा रखता रहे तो आगे आने वाले समय में भी वो लंबे समय के लिए फिट रह सकता है, उसका ह्यूमन कैपिटल डिमिनिश नहीं होगा। समझ गए भाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए, द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो फैसिलिटेट्स ह्यूमन कैपिटल टू कोप विद चेंज इन टेक्नोलॉजी विच इज नॉट द केस विद फिजिकल कैपिटल। यानी कि एजुकेशन और हेल्थ के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आगे आने वाले समय में आपका ह्यूमन कैपिटल टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो अगर आप C++ के एक्सपर्ट हो तो बाद में जावा, जूमला, ड्रूपल सबके एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है, क्योंकि लगातार आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हो और टेक्नोलॉजी के साथ अडाप्ट कर रहे हो। लेकिन एक मशीन जिस ढर्रे पे बन गई और बिल्कुल ही कोई नई प्रकार की मशीन आ गई तो पुरानी मशीन ऑब्सोलीट हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो ह्यूमन कैपिटल के अंदर ये ताकत होती है कि एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करने के बेसिस पे लगातार बदलते एनवायरनमेंट के साथ वो कोप अप कर सकता है। फिजिकल कैपिटल में ताकत नहीं होती है, ठीक है। फिर जिस प्रकार के बेनिफिट्स आते हैं ह्यूमन कैपिटल से और फिजिकल कैपिटल से, इसमें भी फर्क है। फिर भाई फिजिकल कैपिटल की बात की जाए तो फिजिकल कैपिटल प्राइमरली किसको बेनिफिट करते हैं? ओनर को। अब जैसे कि मैंने एक ओला गाड़ी किराए पे डाल दी बाहर, तो उससे जो भी कमाई होगी वो मेरे पास आएगी, लेकिन कुछ हद तक बेनिफिट्स बाकियों के पास भी आएगा। जिस ड्राइवर को मैं हायर करूंगा उसको पैसा मिलेगा, जो लोग उसमें ट्रेवल करेंगे उसमें उनको कुछ सुविधा मिलेगी। तो वैसे देखा जाए तो फिजिकल कैपिटल भी कहीं ना कहीं सोसाइटी को अफेक्ट करता है, बट प्राइमरली ओनर को अफेक्ट करता है। ह्यूमन कैपिटल की अगर आप बात करोगे तो ह्यूमन कैपिटल ओनर के साथ साथ सोसाइटी को भी बहुत हद तक अफेक्ट करता है। जब ह्यूमन कैपिटल के बेसिस पे इनोवेशंस की जाती हैं तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पर्सन को तो लॉन्ग टर्म में फायदा होगा ही होगा, सोसाइटी को भी जबरदस्त फायदा होगा। अगर आप एजुकेटेड होगे, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप बहुत प्रकार से सोसाइटी को आप कह सकते हो कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे कंट्रीब्यूट करोगे? तो भाई एक एजुकेटेड पर्सन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से वो वोट डालेगा तो अच्छी सरकार चुन के आएगी, तो वो अपनी सोसाइटी के सोशल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक प्रोग्रेस दोनों में पार्ट प्ले करेगा। इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कैसे? तो भाई पढ़ा लिखा होगा, अच्छी जॉब करेगा, अच्छी जॉब करेगा तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। सोशल प्रोग्रेस कैसे? उसका वे ऑफ थिंकिंग अच्छा होगा तो वो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करेगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी करेगा वो, तो सोशल प्रोग्रेस होगी। दकियानुसी ख्याल हटाएगा, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बात करेगा, रिलीजन के बेसिस पे सेग्रीगेशन के अगेंस्ट बात करेगा, तो ये एक अच्छा ट्रेट है। हेल्दी पर्सन की बात करिए तो हेल्दी परसेंटेज सैनिटेशन हाइजीन का ध्यान रखेगा, तो अगर कोई बीमारी फैलने लगती है तो उस बीमारी को फैलने में वो पर्टिकुलर पर्सन रोल प्ले करेगा। तो जो पढ़े लिखे लोग थे कोरोना के फैलते उन्होंने मास्क पहनने शुरू कर दिए, हाइजीन करनी शुरू कर दी, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना का जो फैलाव है वो थोड़ा कम हुआ। समझ गए भाई। तो प्राइवेट और सोशल बेनिफिट्स दोनों आते हैं ह्यूमन कैपिटल के साथ, ठीक है भाई। फिजिकल कैपिटल प्राइवेट बेनिफिट पैदा करता है। एक तरीके से और बताता हूं कैसे। मैंने ओला चलाई तो ओला चला के मुझे कमाई हुई, उस पर्टिकुलर ओला ड्राइवर का भी तो प्राइवेट बेनिफिट हुआ, उसकी कमाई हुई। कहीं ना कहीं जो उस ओला में बैठ के एक जगह से दूसरी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका भी प्राइवेट कैपिटल हो रहा है। यहाँ पे सोशल बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो मैंने ओला चला के डाल दी गाड़ी तो मुझे बेनिफिट हो रहा है, कैब ड्राइवर को बेनिफिट हो रहा है, जो उस कैब में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसका बेनिफिट हो रहा है, बट ये प्राइवेट बेनिफिट्स है। लेकिन आपकी ह्यूमन कैपिटल में प्राइवेट बेनिफिट्स के साथ साथ सोशल बेनिफिट भी आ जाते हैं, ठीक है भाई। ये बातें यहाँ पे बोला जाता है। दैट इज बेनिफिट्स फ्रॉम अ कैपिटल गुड फ्लो टू दोज हु पे द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इट। समझ गए ना भाई। प्राइवेट बेनिफिट क्या हो गया? प्राइवेट बेनिफिट मतलब किसी एक इंडिविजुअल को बेनिफिट हो रहा है, जरूरी नहीं है कि ये इंडिविजुअल उसका ओनर हो, कोई दूसरा भी हो सकता है जो उस सर्विस को इस्तेमाल कर रहा हो, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ की। हु कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द नेशनल इनकम? यहां बात की जा रही है कि नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करने वाला पर्सन कौन ज्यादा है। एक पर्सन जो फैक्ट्री में काम करता है, एक पर्सन जो सॉफ्टवेयर पर्सनल है। अब देखिए फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के भी अलग अलग लेवल है। कोई तो भाई फैक्ट्री में बिल्कुल हायर मैनेजरियल पोस्ट पे होता है, कोई कपड़े मिल में नीचे की तरफ पे बस कपड़े को सेग्रीगेट करने का काम होता है, कुछ का काटने का काम होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका स्किल लेवल क्या है और उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है। तो एक
वर्कर जो कि मान लीजिए लोअर रंग्स ऑफ अ फैक्ट्री में काम कर रहा है और एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जो कि बड़े फर्म टीसीएस में हायर मैनेजरियल पोस्ट में है, तो आप क्या समझोगे कि सॉफ्टवेयर पर्सन वाला ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इनकम, नेशनल इनकम को? नेशनल इनकम मतलब जो ज्यादा कमा रहा है वो नेशनल इनकम को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक लेबर जो कि लेबर का काम करता है किसी फैक्ट्री में, उसका जो स्किल होगा वो कम होगा, और ऑब्वियस सी बात है कि एजुकेटेड पर्सन का स्किल ज्यादा होगा, और स्किल को आप सीधे सीधे मॉनेटरी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है भाई, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि एजुकेटेड पर्सन एक अनएजुकेटेड पर्सन से ज्यादा कमाएगा, इकोनॉमी के लिए ज्यादा इनकम प्रोड्यूस करेगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी एजुकेटेड पर्सन की वजह से ज्यादा होगी। लेकिन अब यहां पे देखिए कुछ बात कही जा रही है। Economic growth means the increase in the national income of a country, real national income of a country. Naturally, the contribution of the educated person to economic growth is more than that of an illiterate person. If a healthy person could provide uninterrupted labor supply for a longer period of time, then health is also an important factor for economic growth. कहने का मतलब ये है कि economic growth क्या होगी? जब real national income of a country बढ़ेगी। रियल नेशनल इनकम क्या होती है? कि डेप्रिसिएशन को आप हटा दो। ठीक है भाई, हर साल आपने बहुत सारे एसेट्स प्रोड्यूस किए, उन एसेट्स को प्रोड्यूस करने में जितना आपका खर्चा हुआ और जितना आपका नुकसान हुआ, डेप्रिसिएशन में नुकसान भी होता है कि मशीन भाई समय समय पे पुरानी हो जा रही है तो उसकी वैल्यू गिर रही है, उसके मेंटेनेंस में ज्यादा पैसा हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट को हटा दो तो जितनी कमाई हुई उसमें से जो रियल इनकम होगी, ठीक है ना भाई, सारे प्रॉफिट्स और सारे आप कह सकते हो डेप्रिसिएशन और लॉसेस को फैक्टर में करते हुए रियल इनकम बढ़नी चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि जितना इंसान पढ़ा लिखा होगा एक इकोनॉमी में, उतनी ही उस देश की रियल नेशनल इनकम बढ़ेगी। यहां पे हेल्थ का भी एक मेजर फैक्टर आता है। हेल्थ भी इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल प्ले करता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है ना भाई, एजुकेशन, हेल्थ के साथ साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग, जॉब मार्केट, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, ये सब मैंने आपको बताया कि रोल प्ले करते हैं। अब देखिए, द इनहैंस्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स or human capital contributes substantially not only towards increasing labor productivity but also stimulates innovations and creates ability to absorb new technologies. एक ह्यूमन बीइंग की जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उसका ह्यूमन कैपिटल बनता है, वो स्किल्ड लॉट में आने लगता है, और जब वो स्किल्ड लॉट में आने लगता है तब कहीं ना कहीं और इनोवेशन करता है, और इनोवेशन करता है तो नई टेक्नोलॉजीज आती है, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के जो तरीके होते हैं वो और इवॉल्व होते हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट बढ़ता है और चीजें और आसान तरीके से होने लगती हैं, कम लेबोरियस तरीके से होने लगती हैं। इसलिए एजुकेटेड लेबर अगर होगी तो न्यू टेक्नोलॉजीज को हम जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे, और अगर हम नई टेक्नोलॉजीज को जल्दी अडॉप्ट कर पाते हैं तो हम अपने देश की प्रोग्रेस को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है भाई, फिर आगे क्या बात की जाए? एम्पेरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेस इकोनॉमिक ग्रोथ इज रेदर नेबुलस। अब यहां पे चीजें समझनी पड़ेंगी आपको। एम्पेरिकल मतलब आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन किया और आपने कोई कंक्लूजन निकाला। नेबुलस का मतलब क्या हो गया? कि मतलब गलत है, एक्यूरेट नहीं है। तो मान लीजिए आपने एम्पेरिकल एविडेंस के थ्रू, प्रॉपर एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये पता किया कि ह्यूमन कैपिटल बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, तो ये कहना गलत होगा। आप किसी भी प्रकार का एम्पेरिकल एविडेंस लगा दीजिए, अगर आप ये बोलते हो कि ह्यूमन कैपिटल बढ़ने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि यहां पे मेजरमेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्टिकुलर बच्चा स्कूल गया और स्कूल जाके उसने 6-7 साल अच्छे से पढ़ाई करी, तो क्या इस बात की गारंटी कि 6-7 साल बाद जब वो बच्चा बाहर निकलेगा तो वो उसके अंदर क्वालिटी होगी, उसके अंदर सारी बेसिक स्किल्स होंगी? नहीं होगी। आप देखिए इंडिया में इंजीनियरिंग के क्या हालात है, 4 साल लोग पढ़ जाते हैं इंजीनियरिंग में और उनको बेसिक आइडिया भी नहीं पता होता इंजीनियरिंग का कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मुझे मेडिकल इंजीनियरिंग की आज की डेट में एबीसीडी पूछ लो नहीं पता होगी। ठीक है, इंडिया में ऐसा बहुत होता है। ओके, तो बेसिकली आपने एजुकेशन करते समय कितना समय व्यक्त किया उस एजुकेशन में, टीचर प्यूपल रेशियो क्या है, कितने पढ़ाने वाले लोग हैं, कितने पढ़ने वाले लोग हैं, एनरोलमेंट रेट्स क्या है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, ये सब चीजें एक लिमिट से ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। अगर आप सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात करोगे तो आपको कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल पाएगी, आपको क्वालिटेटिव एंगल भी यहां पे लेके आना पड़ेगा। फिर भाई अगर आप हेल्थ सर्विसेज की बात करो तो हेल्थ सर्विसेज में कितना पैसा खत्म हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। समझिए बात को, एक हमारा जो इंडिया जैसा देश है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी, कुछ लोगों के पास तो जरूरत से ज्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास जरूरत से कम पैसा है। तो सिर्फ पैसे के रिस्पेक्ट में अगर आप सोचो कि हेल्थ सर्विसेज को अच्छी मिल रही, खराब मिल रही है, गलत है। केवल आप मोर्टिलिटी रेट के बेसिस पे एसेस करने लगो चीजों को कि ये चीज सही है या गलत है हेल्थ के फील्ड में, तो वो गलत है।
कुल मिला के बात यह है कि सामने से जो इंडिकेटर्स हमको दिखते हैं, जब तक हम उनको तोड़ के हर सब फील्ड में उनके एनालिसिस नहीं करते, कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करते दूसरी जगहों से, तब तक हम एग्जैक्ट किसी भी एस्पेक्ट की, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो हेल्थ हो, उसके डेप्थ को नहीं समझ पाएंगे। सरकार ने मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपया हेल्थ सेक्टर को अलॉट कर दिया, तो इसका मतलब हेल्थ सेक्टर में अब किसी को कोई बीमारी नहीं होगी, कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, सारे गरीबों को इलाज मिल जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं, क्योंकि उसके इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। तो अगर आप बड़ी पिक्चर देख रहे हो कि बजट में लाख करोड़ रुपया एलोकेट हो गया बजट को, हेल्थ को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हेल्थ सेक्टर में सब कुछ सही हो जाएगा। ऑन ग्राउंड उसके इंप्लीमेंटेशन को भी समझना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है, यूजिंग द इंडिकेटर्स मेंशन्ड अबव, an analysis of improvement in education and health sectors and growth in real per capita income in both developing and developed countries shows that there is a convergence in the measures of human capital but no signs of convergence of per capita income। मतलब यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज को कंपेयर किया गया। चाहे आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर लीजिए, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर लीजिए, दोनों जगहों पे एजुकेशनल पैरामीटर्स अच्छे हो रहे हैं, दोनों जगह पे हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों कंट्रीज की रियल पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करोगे तो डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया से बहुत ज्यादा है। आप उठा के देख लीजिए पर कैपिटा इनकम जीडीपी स्विट्जरलैंड की और इंडिया से, दोनों ही जगहों पे एजुकेशन सेक्टर अच्छा है, दोनों ही जगहों पे आपका हेल्थ सेक्टर अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन कौन ज्यादा है पर कैपिटल इनकम में? ऑब्वियस सी बात है, स्विट्जरलैंड ज्यादा है। तो पर कैपिटल रियल इनकम में यहाँ केवल पैसा नहीं है, आपके लिए सच में सोसाइटी में कितनी अच्छी चीजें आ रही हैं ये भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है ना भाई? तो इन अदर वर्ड्स, द ह्यूमन कैपिटल growth in developing countries has been faster but the growth of per capita real income has not been fast। तो डेवलपिंग कंट्रीज में भाई कैपिटल ग्रोथ हुआ है, ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ हुआ है, सब कुछ हुआ है, बट पर कैपिटा इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। दैट इज हायर इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड वाइस वर्सा। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपका ह्यूमन कैपिटल भी ज्यादा होगा, और इसका उल्टा भी सच है। मतलब अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपका ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होगा। वैसे तो देखा जाए भाई ये बात बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि कुछ लोग की इनकम बहुत ज्यादा होती, पुराने जो आप कह सकते हो ठेकेदार हैं, जमींदार हैं, या बिना पढ़े लिखे लोग हैं जिनको फ्री में अपने माँ बाप से पैसा मिल गया है, तो उनके पास हो सकता है कि इनकम ज्यादा हो बट ह्यूमन कैपिटल उस लेवल का ज्यादा नहीं है। बट नॉर्मल अगर केसेस में देखा जाता है कि अगर ह्यूमन कैपिटल ज्यादा है तो आप इनकम अपनी ज्यादा कर लोगे, और अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि ह्यूमन कैपिटल ठीक ठाक हो जाता है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जिनके पास है वो मैनेजमेंट कोटा से जाके लंदन बिजनेस स्कूल से अपना इकोनॉमिक्स का वो कर लेंगे, और कुछ ना कुछ पढ़े लिखे वो भी हो जाएंगे। तो काफी चीजें यहाँ पे कंपैरेटिव है, एनालिटिकल है। मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ी बोरिंग भी है, इतना जरूरी नहीं है इसमें डिटेल में घुसना, बट फिर भी चलिए मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडिया ने ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस को बहुत पहले समझ लिया। 7th ईयर प्लान देखिए क्या बोल रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, रेड ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को आप ह्यूमन कैपिटल भी कह सकते हो, हैज necessarily to be assigned a key role in any development strategy, particularly in a country with a large population, trained and educated on sound lines. A large population can itself become an asset in accelerating economic growth and in ensuring social change in desired directions। कहने का क्या मतलब है कि किसी भी देश की प्रोग्रेस में उसके ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इंडिया जैसे देश पूरी तरीके से अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को इस्तेमाल कर सके, अगर इंडिया के देश की जो इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करके पढ़ाया लिखाया जा सके, तो ये पॉपुलेशन हमारे लिए एक एसेट बन जाएगी। आज की डेट में जो हमारे लिए ये पॉपुलेशन एक लायबिलिटी बन गई है, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब एक एसेट में कन्वर्ट हो जाएगी अगर सब लोग पढ़े लिखे हो जाएं, ट्रेंड हो जाएं। इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत तेजी से होगा, सोशल डायरेक्शंस भी अच्छे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पढ़ाना लिखाना, सोशली ग्रो करना, दिस इज नॉट एन ईजी टास्क। तो ये चीज़ें थी दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आगे 2 वीडियोस में मैं इस चैप्टर को जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।